प्यारे मित्रों, आज की क्लास में आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और तकनीकी युग में राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है मित्रों, देखा जाए तो यही चीज़ें हम लोग इसमें कई बार इसको रिपीट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें कई बार सुनते सुनते बहुत सारी चीज़ें आपका इसका कॉन्सेप्ट भी याद हो जाना चाहिए, या नहीं याद होना है तो समझ में तो आ ही जाना चाहिए कि विज्ञान और तकनीकी क्या है, विज्ञान और तकनीकी के किस प्रकार कहाँ से खतरा पैदा हुआ, कौन सी सुरक्षा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ कारगर है। जहाँ एक तरफ सुरक्षा हो रही है वहीं दोनों की तरफ खतरा पैदा हो रहा है। ठीक है, चलिए। प्राचीन काल से ही राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए सदा अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते रहे हैं, उसी के द्वारा अपनी रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करते रहे हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक यही व्यवस्था रही कि राष्ट्र अपनी रक्षा और सुरक्षा का आधार सैन्य शक्ति को ही बनाते रहे हैं। ठीक है, ये माना जाता था कि हमारी सैनिक शक्ति मजबूत रही तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि जो खतरे होते थे लड़ाई के होते थे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय एवं उसके बाद निर्मित हथियारों के क्षेत्र एवं प्रकृति ने सैन्य शक्ति एवं युद्ध के बल पर रक्षा एवं सुरक्षा की कल्पना को निरर्थक बना दिया। ठीक है, हथियारों के क्षेत्र एवं प्रकृति ने सैन्य शक्ति एवं युद्ध के बल पर रक्षा एवं सुरक्षा की कल्पना को निरर्थक बना दिया। इसलिए निरर्थक बना दिया कि खतरे कई प्रकार के हो गए। परमाणु हथियार ऐसे हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके सामने छोटे छोटे हथियार बौने हो गए हैं। यानी जहाँ पर जो है किसी राष्ट्र का विनाश करना है तो वहाँ इन छोटे छोटे हथियारों, तोप, टैंक, बंदूक, राइफलें, इन सबको कूड़े में डाल दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आग का गोला ही राष्ट्र पे फेंक दीजिए, वो जलकर खाक हो जाएगा। और आग का गोला क्या है? परमाणु बम, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार और न्यूट्रॉन एवं हाइड्रोजन बम। ठीक है, ये सब जो है विनाशक, महाविनाशक हथियार हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि आग का गोला परमाणु बम को ही कहा जाता है, बाकी सब जहरीली चीज़ें फेंकने वाली हैं। न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन बम ये जो हैं ये भारी मात्रा में केवल वातावरण को विषैला बना देती है। बाकी कोरोना वायरस यानी जैसे जैविक हथियारों की मारक क्षमता से आप लोग परिचित हो चुके हैं। ठीक, चलिए। इतना ही नहीं, भयानक हथियारों के निर्माण एवं भंडारण ने संपूर्ण विश्व को लाकर बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। वर्तमान तकनीकी हथियारों के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान के साथ रक्षा उद्योगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाई, अच्छे से अच्छे हथियार बनाना है तो हथियारों के क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्च वर्क होगा। रिसर्च वर्क से सिद्धांत पैदा होंगे, उन्हीं सिद्धांतों या जिसे विज्ञान कहा जाता है, उन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों को जब व्यवहार के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी अपने ज़रूरत के यंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए जो है उसे हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। और उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भारी मात्रा में उद्योगों को खड़ा करना पड़ता है। यानी फैक्ट्रियों की स्थापना करिए, फैक्ट्रियों में ही विज्ञान के सिद्धांतों के द्वारा यंत्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसी के आधार पर। ठीक है, चलिए। वर्तमान समय में जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमजोर हो, यानी रक्षा उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और जिस पर एक हथियारों के निर्माण में अपार धन व्यय होता है। ठीक है, और वर्तमान समय में यह भी कहा जाता है कि जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है वह ना तो तकनीकी हथियारों का निर्माण कर सकता है और ना ही वर्तमान युद्धों को लड़ सकता है। यदि वर्तमान हथियारों से संपूर्ण युद्ध हुआ तो विजय किसी की भी नहीं होगी बल्कि सर्वनाश होगा। ठीक है, यही वजह है कि महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने कभी लड़ने नहीं आ रही हैं। आप देखेंगे, डराने के लिए अगर एक कोई आ जाता है तो दूसरे के आते ही वो पीछे हट जाता है, लेकिन दोनों कभी परमाणु हथियारों को लेकर सामने लड़ने नहीं आते, क्योंकि परस्पर विनाश का भी भय होता है। अपना विनाश का भय तो होता ही है, साथ में संपूर्ण धरती का विनाश हो जाएगा इन हथियारों के प्रयोग से। इसके लिए जो है इसीलिए सामने नहीं आते। मात्र कुछ ही हथियारों का प्रयोग होते ही विश्व में त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि युद्ध से बचने का प्रयास किया जाए, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही प्रयास किया भी जा रहा है, जिसमें भयादोहन है, शक्ति संतुलन तो मान लीजिए पहले से ही है, और धरती पे भारी मात्रा में महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों की मौजूदगी भी एक प्रकार से दोनों को युद्धों से बचाए हुए है। ठीक है, चलिए। वर्तमान समय में राष्ट्र की सुरक्षा में राष्ट्र की संपूर्ण उत्तरजीविता को शामिल किया गया है। इसको हम कल इसके पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खतरों का स्वरूप बदल गया है। अब खतरा मात्र एक राष्ट्र के सैनिक खतरे तक ही सीमित नहीं रह गया है, अब तो सैनिक और असैनिक खतरे भी जो भी हैं संपूर्ण विश्व के लिए हैं। इस समय पड़ोसी राष्ट्रों का खतरा मात्र घुसपैठ तक है, विनाशकारी खतरा संपूर्ण विश्व को है, क्योंकि वर्तमान समय में हजारों किलोमीटर दूर बैठा राष्ट्र भी अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बल पर किसी भी राष्ट्र का विनाश करने की क्षमता रखता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या है मित्रों? वही प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइलें और उन पर लगाए गए वारहेड में चाहे आप जो भी हेड लगा दीजिए, चाहे परमाणु हेड लगा दीजिए, चाहे जो है सामान्य हेड लगा दीजिए, जितना विनाश करना है उतना ही हेड आप लगाइए। जला के खाक कर देना है किसी को तो परमाणु हेड लगा दीजिए, परमाणु बम लगा दीजिए। ठीक है, चलिए वर्तमान समय में सैनिक और असैनिक खतरे निम्न प्रकार के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पहला नंबर पड़ोसी राष्ट्रों से खतरा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, गैर पारंपरिक हथियारों का प्रसार। गैर पारंपरिक हथियारों में वही हैं ABC, चाहे ABC कहिए मित्रों, चाहे NBC कहिए। ABC का मतलब एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल, या फिर NBC का मतलब होता है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल। दोनों रूपे में आप समझ लीजिए, NBC भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है। न्यूक्लियर भी कह सकते हैं, एटॉमिक भी कह सकते हैं परमाणु हथियार को। ठीक है, चलिए शस्त्रों का प्रसार, हथियारों का जो फैलाव हो रहा है वो भी खतरा है। विश्व में फैले सैनिक अड्डे, परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का खतरा, क्योंकि हर स्थान पे आक्रमण कर सकते हैं, एक स्थान से संपूर्ण विश्व में ये तबाही मचाने की क्षमता है इनके पास। पर्यावरणीय खतरा है जो पूरे संपूर्ण विश्व के लिए है। ऊर्जा खतरा, फाइबर खतरा, ये सब भी मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व को विनाशक हथियारों एवं अन्य प्रकार के खतरों से बचाने के लिए जिस प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है वे इस प्रकार है, यानी किस तरह बचाया जा रहा है। पहला नंबर तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई ताकि संपूर्ण विश्व पर एक गार्जियन जरूर हो, तो संपूर्ण विश्व पे निगरानी रख सके, कहाँ कौन गलती कर रहा है उनके बारे में बताए, छोटे राष्ट्रों की अधिकारों की अवहेलना ना हो, कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन ना होने पाए। ठीक है, इसके लिए बनाया गया है। अगला है सामूहिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा संगठनों का निर्माण। सामूहिक रक्षा में नाटो, फीटो, फेंटो जैसे संगठन हैं, असामूहिक सुरक्षा वाले जैसे ये सामूहिक सुरक्षा के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ है मित्रों। ठीक है, बाकी आर्थिक व्यापारिक संधियाँ आपस में राष्ट्रों का है, जैसे सार्क हो गया, क्षेत्रीय संगठन बने हैं। फिलहाल ऐसे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने विकास के लिए बनाए गए हैं, आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, अगला है शक्ति संतुलन की स्थापना करना। शक्ति संतुलन को आप जानते हैं, ये दो राष्ट्रों की शक्ति बराबर होती है तो उनमें युद्ध नहीं होगा। युद्ध तो तब होता है जब शक्ति का संतुलन बिगड़ जाए, अर्थात एक राष्ट्र ज़्यादा ताकतवर हो जाए, दूसरा ज़्यादा कमजोर हो जाए, तभी युद्ध होता है। ठीक है, तो जब दूसरा ज़्यादा कमजोर होगा तो जो शक्तिशाली होगा वो आक्रमण करने का लिए ज़्यादा दावा पेश करेगा। ठीक है, चलिए वो है शक्ति संतुलन। अगला है विनाशकारी हथियारों से सुरक्षा हेतु निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण हेतु प्रयास। भयादोहन या प्रतिरोधकता। भयादोहन क्या है? राष्ट्र को जैसे युद्ध को रोकने के जितने भी तरीके हैं, जिसमें शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक रक्षा, तो उसी तरह भयादोहन भी है। इसमें यही है कि राष्ट्र एक दूसरे से डर कर एक दूसरे से के ऊपर युद्ध नहीं करते। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी से भयभीत रहेंगे तो क्या उससे लड़ने की हिम्मत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे संपूर्ण विश्व में जब पारस्परिक भयादोहन व्याप्त होगा तो वो युद्ध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे महाशक्तियाँ हैं, इन दोनों में आत्मविनाश का भय व्याप्त है। ठीक है, अगला है गैर पारंपरिक एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तलाश। ऊर्जा खतरे से बचने के लिए गैर पारंपरिक का मतलब यही बायोगैस, वायु गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, न्यूक्लियर ऊर्जा भी अब जो है, क्योंकि भारत में थोरियम का विशाल भंडार है तो भारत भी एक प्रकार से न्यूक्लियर ऊर्जा जो है का प्रयोग कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फाइबर खतरों से निपटने का उचित प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। बाकी पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है।